हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विस्तृति एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज हम राजस्थान ज्योग्राफी का नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। राजस्थान की नदियां, काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये टॉपिक, और इसमें हमें मैप की बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी। अगर आपको मैप याद नहीं है तो आप जल्दी से मैप याद कर लीजिए, तभी आपको ये वाला टॉपिक समझ में आएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? राजस्थान ज्योग्राफी का राजस्थान की नदियां। तो किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हम उसमें देख लेते हैं कि उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, उसके सब टॉपिक्स क्या होने चाहिए। तो सारी नदियों के हम सबसे पहले तो उसके नाम पढ़ेंगे, अन्य नाम, और इसे किस नाम से बोला जाता है या जाना जाता है। और आगे क्या पढ़ेंगे हम? तो उसका उद्गम स्थल, यानी कि वो नदी किस पहाड़ी से निकलती है। अगर राजस्थान के बाहर से निकलती है तो राजस्थान के बाहर किस राज्य से आती है, वो सब हम देखेंगे। फिर उसके बाद में हम देखेंगे राज्य में प्रवेश, यानी कि राजस्थान में उस नदी का प्रवेश किस जिले से होता है, किस स्थान से वो राजस्थान में प्रवेश करती है नदी। फिर उसके बाद हम देखेंगे उसका बहाव क्षेत्र, और बहाव क्षेत्र यानी कि जब भी नदी अपनी सहायक नदियों द्वारा जल आसपास के क्षेत्रों में बहते हुए आगे बढ़ती है, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उस नदी का बहाव क्षेत्र। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे समाप्ति स्थल। अब हमने उद्गम तो देख लिया कि किस पहाड़ी से निकलेगी, लेकिन किस सागर में जाकर गिरेगी या किस मुख्य नदी में जाकर वो नदी मिलेगी। और फिर एंड में हम देखेंगे अगर किसी नदी की कोई मुख्य विशेषता है, कोई अलग से विशेषता है, जैसे कि चंबल नदी है तो वो अवनाली का अपरदन सर्वाधिक करती है, तो उसकी विशेषता हो गई है। इस तरह से जो भी जिस नदी की विशेषता होगी वो हम देखेंगे। अब सबसे पहले तो हम देखेंगे कि राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है उसको 3 भागों में बांटा गया है। तो वो भाग कौन कौन से हैं और उसे 3 भागों में क्यों बांटा गया है वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो भाग होगा राजस्थान का अपवाह तंत्र का, वो पहला भाग कौन सा है? आंतरिक अपवाह तंत्र। आंतरिक अपवाह तंत्र यानी कि किसी पहाड़ या फिर किसी झील से वो नदी निकलती है, लेकिन किसी सागर या किसी नदी में न मिलकर वो नदी कहाँ पर भूमिगत हो जाती है, यानी कि लुप्त हो जाती है जमीन में ही कहीं पर, इसलिए उसको आंतरिक अपवाह तंत्र कहा गया है, यानी कि आंतरिक अंदर ही कहीं पर वो लुप्त हो जाती है। फिर उसके बाद आता है अरब सागर वाला अपवाह तंत्र। अरब सागर नाम से ही पता चल रहा है कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां अरब सागर अपवाह तंत्र बनाएगी। और फिर उसके बाद में आती है कौन सी नदी? बंगाल की खाड़ी वाला अपवाह तंत्र वाली नदियां। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां होगी वो क्या कहलाएगी? बंगाल की खाड़ी वाला अपवाह तंत्र बनाएगी। तो सबसे पहले तो आंतरिक अपवाह तंत्र की क्या विशेषता है? ये एक विशेष प्रकार का अपवाह तंत्र है जो केवल राजस्थान में पाया जाता है। ऐसा अपवाह तंत्र जहां पर नदियां किसी झील या पहाड़ी से तो निकलती है, लेकिन किसी भूमि में या किसी स्थान पर लुप्त हो जाती है, भूमिगत हो जाती है। ऐसा कहाँ देखने को मिलता है? केवल राजस्थान में। और ये सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। अब इसमें जब हम अपवाह तंत्र में पढ़ेंगे तो सारी छोटी छोटी नदियां पढ़ेंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये सब सारी नदियां छोटी छोटी है, तो फिर इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा कैसे हुआ? तो सबसे बड़ा इसलिए हुआ क्योंकि इसमें सारे नदी नाले झीलें सब इसमें आ गई, सभी इस अपवाह तंत्र आंतरिक अपवाह तंत्र में आ गया, इसलिए इसका क्षेत्र प्रतिशत के आधार पर देखें तो बड़ा हो जाता है। कौन सा? आंतरिक अपवाह तंत्र। कितना प्रतिशत है? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कितना प्रतिशत है? 60%। अब हम बात करते हैं अरब सागर वाले अपवाह तंत्र की। इसका क्षेत्रफल कितना है? कितने प्रतिशत इसका योगदान है अपवाह तंत्र में अरब सागर वाली नदियों का? तो इसका है 17%। 60% तो किसका है? आंतरिक अपवाह तंत्र का, और 17% है किसका? अपवाह क्षेत्र अरब सागर वाली नदियों का। और बचा हुआ कितना है? 23%। तो वो किसका होगा? बंगाल की खाड़ी वाले अपवाह तंत्र का हो जाएगा। लगभग 23% हम याद रख सकते हैं। और क्या विशेषता है अरब सागर वाले अपवाह तंत्र की? यह क्षेत्र सिंधु तथा गंगा अपवाह तंत्रों के बीच जल विभाजक बन गया है, यानी कि सिंधु नदी इस तरफ बहती है और गंगा नदी कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है, और ये सिंधु नदी कहाँ पर? अरब सागर में। और इसके बीच का जो ये क्षेत्र है, उस क्षेत्र में ये नदियां अरब सागर अपवाह तंत्र वाली नदियां। फिर आते हैं हम बंगाल की खाड़ी। तो हमने देख लिया 23% लगभग याद रखना है इतना। अगर आपको एग्जैक्टली याद नहीं हो तो भी चलेगा, अगर याद होता है तो अच्छी बात है। और समस्त जल ग्रहण क्षेत्र इसका कितना है? 53.13% या 53.13% क्षेत्र धारण करता है। कौन सा अपवाह तंत्र? बंगाल की खाड़ी वाला अपवाह तंत्र। अब अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और आंतरिक अपवाह तंत्र वाली जो नदियां है उसका प्रतिशत हम इस तरह से याद रख सकते हैं। सर्वाधिक तो किसका होगा? 60%। किसका? आंतरिक प्रवाह वाला या अंतः प्रवाहित नदियों का। नदी नाले झीलें सब इसमें आ जाएगा, इसलिए इसका क्षेत्र बड़ा हो जाएगा। और कितना हो जाएगा? 60%। इसमें जो नदियां पड़ेंगे वो सारी छोटी छोटी होगी, लेकिन इसका क्षेत्र जो है अपवाह क्षेत्र वो सबसे बड़ा होगा। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर किसका है? बंगाल की खाड़ी वाली में गिरने वाली नदियों का 23%। और उसके बाद अपवाह क्षेत्र किसका आता है? 17% अरब सागर वाली नदियों का, या अरब सागर में गिरने वाली नदियों का। अब अरब सागर में कौन सी नदियां गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में कौन सी गिरेगी? अंतः प्रवाह वाली नदियां कौन सी? ये सब हम मैप से समझेंगे तो ही हमें याद होगा। तो टॉपिक को अब स्टार्ट करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र की नदियां कौन सी है। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट नदियां आती है हमारी कौन सी? चंबल नदी। फिर दूसरे नंबर पर आती है कौन सी नदी? बनास नदी।
तीसरे नंबर पर आती है गंभीर नदी और चौथे नंबर पर आती है कौन सी, बाणगंगा नदी। अब मैप में हम देखते हैं कि ये नदियां कहाँ कहाँ पर है। तो मैप में देखते हैं चंबल नदी कहाँ पर है, चित्तौड़ से प्रवेश करती है, वैसे तो ये एमपी से इसका उद्गम होता है। फिर दूसरी नदी है बनास, और बनास कहाँ से, दिवेर हिल्स, राजसमंद। तीसरी हम देखते हैं मैप में कहाँ पर है, गंभीर नदी, और चौथी हम देखेंगे कहाँ पर है, बाणगंगा नदी। तो बाणगंगा नदी कहाँ पर है, तो बाणगंगा नदी है यहाँ पर, और यहाँ पर कौन सा जिला है, जयपुर। और कहाँ से निकलती है बाणगंगा नदी, बैराट हिल्स से। वैसे डिटेल में हम जब हम ये पूरी नदी पढ़ेंगे, एक एक नदियों को डिटेल में पढ़ेंगे, तब हम और देखेंगे कि इसका उद्गम स्थल कौन सा है। यहाँ हमने देखा था कौन सी नदी निकल रही थी, गंभीर नदी, और गंभीर नदी किस जिले से, करौली जिले से। यहाँ थी कौन सी नदी, बनास नदी, और बनास नदी कहाँ से निकल रही है, राजसमंद जिला है, और राजसमंद जिले में कहाँ से, खमनौर हिल्स से। और यहाँ पर बताई गई है चंबल नदी। चंबल नदी वैसे निकलती है एमपी से, इसका उद्गम स्थान कहाँ पर है, एमपी में, और कहाँ पर है वो हम आगे देखेंगे। लेकिन ये कहाँ से प्रवेश करती है राजस्थान में, तो यहाँ पर प्रवेश करती है चौरासीगढ़, चित्तौड़ से। ये कौन सा जिला है हमारा, चित्तौड़ जिला, और चित्तौड़ जिले से ये नदी प्रवेश करती है कहाँ पर, राजस्थान में। तो ये थी हमारी मुख्य 4 नदियां कौन सी, जो कि बंगाल की खाड़ी में अपना अफवाह क्षेत्र बनाती है, अपना अफवाह तंत्र बनाती है। तो अब देखते हैं हम चंबल नदी के बारे में पूरा। सबसे पहले तो हम किसी भी नदी के बारे में उसका अन्य नाम देखेंगे। तो इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं। पहला नाम है चरमनवती या चरमवती, दूसरा क्या नाम है, राजस्थान की कामधेनु, और तीसरा नाम क्या है इसका, बारहमासी, यानी कि 12 महीने बहने वाली नदी है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, बारहमासी। क्या कहते हैं इसको, चरमवती या फिर चरमनवती, चरमनवती, ये भी इसी का नाम है, या फिर चरमवती। राजस्थान की कामधेनु, कई बार क्वेश्चन आता है, और मोस्ट इंपोर्टेंट है कि राजस्थान की कामधेनु राजस्थान की कौन सी नदी को कहा जाता है, चंबल नदी को। बारहमासी, बारहमासी क्यों, क्योंकि 12 महीने बहती है। फिर इसका राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है। प्रवेश से पहले हम देखेंगे कि इसका उद्गम स्थान कौन सा है। उद्गम स्थान कहाँ पर है, एमपी, मैंने पहले बताया था, लेकिन कौन सी पहाड़ी एमपी में भी, तो एमपी में कौन सी, जनापाव हिल्स या फिर जनापाव की पहाड़ी, एमपी से इसका उद्गम होता है। कौन सी नदी का, चंबल नदी का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंडिया लेवल पर भी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है चंबल नदी। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि राज्य में प्रवेश कहाँ से करती है। राज्य में प्रवेश करती है चौरासीगढ़। चौरासीगढ़ कहाँ पर है, राजस्थान के किस जिले में है, तो चित्तौड़गढ़ जिले में। अब देखेंगे हम चंबल नदी का अपवाह क्षेत्र, या फिर ये किस किस क्षेत्र में अपना जल प्रवाहित करती है, या बहाव क्षेत्र इसका कौन सा है। तो चंबल नदी का बहाव क्षेत्र हम देखेंगे, और कौन कौन से जिले आते हैं इसमें। तो अब हम देखेंगे चंबल नदी का बहाव क्षेत्र, कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, राजस्थान के किस क्षेत्र में चंबल नदी प्रवाहित होती है। तो चंबल नदी शुरू होती है कहाँ से, चित्तौड़गढ़ के चौरासीगढ़ से प्रवेश करती है राजस्थान में। चित्तौड़ से प्रवेश करके आगे कहाँ पर जाएगी ये, कोटा, बूंदी, बूंदी और कोटा में प्रवाहित होकर ये कहाँ पर जाती है, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर से करौली, और करौली से धौलपुर, धौलपुर से बाहर ये जाती है यूपी में, और यूपी में यहाँ पर मुख्य नदी कौन सी, यमुना, और यमुना में ये अपना जल मिला देती है। यमुना नदी आगे मिलती है गंगा में, गंगा में मिलती है, और गंगा आगे जाकर कहाँ पर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। इसलिए इसे क्या कहा गया है, बंगाल की खाड़ी वाला अपवाह क्षेत्र या अपवाह तंत्र बनाने वाली नदी। तो इस तरह से ये नदी कहाँ पर मिल रही है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा रही है। तो कहाँ से शुरू हुई थी, चित्तौड़गढ़ से, चौरासीगढ़ चित्तौड़ से, उसके बाद में कोटा, बूंदी, उसके बाद सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। तो यहाँ पर हमें राजस्थान के जिले याद होना बहुत जरूरी है। उसको याद करने के लिए और कंफ्यूज ना हो उसके लिए हमें मैप का याद होना भी ज्यादा जरूरी है। तो कौन कौन से जिले थे अभी हमने देखे, कौन से, चित्तौड़गढ़ फर्स्ट जिला, फिर चित्तौड़गढ़ के बाद में कहाँ पर, कोटा, कोटा के बाद बूंदी, बूंदी के बाद सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, और फिर कहाँ पर मिल रही है ये, यमुना में, कहाँ पर, एमपी, यूपी में। फिर अब बात करते हैं समाप्ति स्थल। अभी मैंने बताया समाप्ति स्थल ये कहाँ पर मिल रही है, यमुना में, और कहाँ पर, यूपी के इटावा जिले में, और इटावा में भी कहाँ पर, मुरादगंज में। तो मुरादगंज, इटावा यूपी में, कहाँ पर, किसमें मिल रही है, चंबल नदी, यमुना नदी में। तो यहाँ पर अब हम खुद से डायग्राम बनाकर देखते हैं कि कैसे कौन कौन से जिलों में प्रवाहित हो रही है। यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, एमपी से निकल रही है ये नदी, एमपी, और एमपी में कहाँ से, जनापाव पहाड़ी, जनापाव हिल्स, जनापाव पहाड़ी से निकलती है कौन सी नदी, चंबल नदी, और ये यहाँ पर प्रवेश कर लेती है कहाँ पर, चौरासीगढ़ में, चौरासीगढ़, और चौरासीगढ़ कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान के किस जिले में प्रवेश कर रही है, चित्तौड़गढ़, और किस स्थान से, तो चौरासीगढ़ नामक स्थान से। आगे जाकर ये कहाँ से कहाँ पर प्रवाहित होती है, कोटा जिले में, कोटा के बाद बूंदी में जाती है, बूंदी के बाद सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर के बाद कहाँ पर जाती है, करौली, करौली के बाद आगे चलकर ये कहाँ जाती है, धौलपुर, और धौलपुर के बाद ये राजस्थान से बाहर निकल जाती है और कहाँ पर, यूपी में प्रवेश कर जाती है, और यूपी में भी इटावा जिले के मुरादगंज नामक स्थान पर, मुरादगंज, और मुरादगंज कहाँ पर है, इटावा, इटावा कहाँ पर है, यूपी में।
और ये यहाँ पर यमुना नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? यमुना नदी में मिल जाती है। इस तरह से हमें याद रखना है कौन कौन से जिले हो गए राजस्थान में जहां पर ये नदी बहती है। चित्तौड़गढ़, दूसरा कोटा, तीसरा बूंदी, चौथा सवाई माधोपुर, पांचवा करौली और छठा धौलपुर। लगभग 6 जिलों में प्रवाहित होती है कौन सी नदी? चंबल नदी। कई बार जिलों की संख्या पूछ लेते हैं कि ये ना चंबल नदी कितने जिलों में प्रवाहित होती है राजस्थान के, तो 6 जिलों में प्रवाहित होती है। तो अब हम देखेंगे चंबल नदी की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है। तो सबसे पहली विशेषता तो चंबल नदी की क्या है कि ये राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। दूसरी विशेषता इसकी है कि चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी में बहती है। तीसरी इसकी विशेषता है कि राजस्थान में या राज्य में सर्वाधिक जल सतही तथा सर्वाधिक जल उपयोगिता वाली नदी है। और चौथी विशेषता इसकी वाटर सफारी वाली नदी है। और इसकी पांचवी विशेषता है कि चंबल नदी पर राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात स्थित है। अब यहाँ पर हम डिटेल में बात करेंगे, तो यहाँ पर एक करेक्शन होगा, राज्य में प्रवाहित होने वाली नहीं होगी, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा सा। ये राज्य की सबसे लंबी नदी हो जाएगी। और कितनी है इसकी लंबाई? तो 966 या 65, 966 या 65 जो भी हो, दोनों ही ऑप्शन में तो नहीं होंगे। लगभग ये 966 किलोमीटर लंबी नदी है जो कि 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। कौन कौन से? एमपी से निकलती है, राजस्थान में प्रवाहित होती है और राजस्थान के बाद यूपी में यमुना में मिल जाती है। तो 3 राज्यों में ये अपना जल प्रवाहित करती है, इसलिए इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 966। लेकिन केवल राजस्थान की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है? 135 किलोमीटर, 135 किलोमीटर। तो इसलिए ये राज्य की सबसे लंबी नदी तो नहीं होगी, लेकिन राज्य अन्य राज्यों के हिसाब से देखें तो अन्य 3 राज्यों में बहते हुए ये कितनी लंबी होती है? 966 इसकी किलोमीटर इसकी लंबाई है। फिर हम बात करते हैं कि राज्य में सर्वाधिक जल सतही तथा सर्वाधिक जल उपयोगिता वाली नदी भी कौन सी है? हमारी चंबल नदी है, वाटर सफारी वाली नदी। आगे हम इसमें अभ्यारण्य भी देखेंगे, कौन से अभ्यारण्य बने हुए हैं। जल अभ्यारण्य है वो पूरा चंबल, राष्ट्रीय चंबल जल अभ्यारण्य होगा। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर। तो क्या नाम है उस जलप्रपात का जो कि राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? उसका नाम है चूलिया जलप्रपात। और ये चूलिया जलप्रपात राज्य के किस जिले में है? तो ये है चित्तौड़गढ़ जिले में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? चूलिया जलप्रपात हमने पता तो कर लिया कि राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर है। लेकिन इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 18 मीटर, 18 मीटर इसकी ऊंचाई है। किसकी? चूलिया जलप्रपात की। ये आपको डायग्राम में दिख रहा है चूलिया जलप्रपात, और ये कहां पर है? तो चित्तौड़गढ़ जिले में। फिर आगे बात करते हैं चंबल नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। पहली है बनास, जो कि सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबी नदी है। न केवल चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी है, बल्कि राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी भी कौन सी है? चंबल नदी। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है काली सिंध नदी। तीसरे नंबर पे आती है पार्वती, शिप्रा, बामनी, सिप, मेज और चाकण। ये सारी नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। मैप में हम कैसे देख सकते हैं? ये है चंबल नदी। कहां से? जनापा हिल्स एमपी से निकलती है, चौरासीगढ़ चित्तौड़ में प्रवेश करके राजस्थान के 6 जिले, जल्दी से रिपीट कीजिए, चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में बहते हुए यूपी में यमुना नदी में मिल जाती है। अब ये है हमारी चंबल नदी। इसकी सहायक नदियां कौन सी? सबसे बड़ी तो है बनास नदी। बनास नदी कहां से? खमनोर हिल्स एमपी से निकलती है, और खमनोर हिल्स राजसमंद से निकलती है। कौन सी नदी? बनास नदी। इधर एमपी से निकलती है चंबल की मुख्य नदी कौन सी? काली सिंध। चंबल की मुख्य सहायक नदी कौन सी? काली सिंध। फिर यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण नदी आ जाती है पार्वती, शिप्रा, चाकण। ये सभी नदियां एमपी से आने वाली नदियां हैं जो कि चंबल की सहायक नदी है। यहाँ पर एक छोटी सी नदी बामनी नदी मिलती है चंबल में। सिप नदी रामेश्वर, सिप नदी यहाँ पर बनास में मिलती है। बनास, सिप और चंबल ये तीनों मिलकर त्रिवेणी संगम बनाते हैं रामेश्वर सवाई माधोपुर में। यहाँ पर सिप नदी मिलती है। इस तरह से हम याद रख सकते हैं चंबल की सहायक नदियों को। अब हम बात करते हैं कि चंबल का जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य, चंबल नदी पर एक अभ्यारण्य भी बना हुआ है। इसका नाम भले राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है, लेकिन ये एक राष्ट्रीय पार्क यानी कि नेशनल पार्क नहीं है, ये केवल एक सेंचुरी, एक अभ्यारण्य ही है। तो इसलिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि चंबल राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है तो ये कोई राष्ट्रीय पार्क होगा, नेशनल पार्क नहीं है, ये केवल एक अभ्यारण्य है। और इसका नाम क्या है? ये जलीय अभ्यारण्य, चंबल नदी के किनारे बना हुआ है, इसलिए ये राजस्थान का जलीय अभ्यारण्य है। इस अभ्यारण्य की क्या विशेषता है? तो इसमें लुप्त प्रजाति पाई जाती है घड़ियाल की, जिसे छोटे मगरमच्छ का ही एक नस्ल है। फिर और इसमें क्या पाया जाता है? रेड क्राउन टॉर्टोइस। और इसमें क्या पाया जाता है कि गंगा में पाई जाने वाली जो डॉल्फिन है वो भी कहां पर पाई जाती है? राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में।
फिर नेक्स्ट अब लास्ट बात करते हैं हम चंबल घाटी परियोजना या नदी घाटी परियोजना जो है, इसमें ये कहाँ कहाँ पर है, तो राजस्थान और एमपी, राजस्थान और एमपी के बीच कौन सी परियोजना बनाई गई है, चंबल नदी घाटी परियोजना। कितने डैम है इस पर, यानी कि कितने बांध बनाए गए हैं, तो 4 बांध बनाए गए हैं, गांधी सागर, कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। ये 2 बांध जो है वो सबसे पहले यानी कि प्रथम चरण में बनाए गए थे, और प्रथम चरण में कब कब 1959 और 1960 यानी कि 1959-60 के बीच में ये 2 बांध बनाए गए थे, कौन से, गांधी सागर और कोटा बैराज। फिर उसके बाद में दूसरे चरण में 1966 में बनाया गया राणा प्रताप सागर बांध, और फिर अंत में बनाया गया 1970 में जवाहर सागर बांध। केवल इन 4 बांधों में से केवल एक बांध एमपी में है, कौन सा, गांधी सागर बांध। बाकी के जो ये तीनों बांध है वो कहाँ पर है, राजस्थान में, कोटा बैराज कोटा में, राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर होगा, चित्तौड़गढ़ में, और जवाहर सागर बांध भी कहाँ पर है, कोटा में। इन चारों बांधों में से कई बार क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा बांध है जिससे केवल सिंचाई की जाती है, केवल सिंचाई वाला बांध कौन सा है, कोटा बैराज। कब बना था, 1960 में, और ये प्रथम चरण में बनने वाले दोनों बांध थे। फिर उसके बाद राणा प्रताप सागर बांध बनता है 1966 में, और जवाहर सागर बांध बनता है 1970 में। कई बार अब क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट इस परियोजना से आता है, नदी घाटी परियोजना से, कि राजस्थान और एमपी 2 राज्यों के बीच ये परियोजना है, इसमें हिस्सेदारी कितनी कितनी है इन दोनों राज्यों की, तो बिल्कुल बराबर है, 50-50%। 50% राजस्थान की हिस्सेदारी और 50% एमपी की हिस्सेदारी। तो ये थी चंबल की नदी पर बनी हुई नदी घाटी परियोजना। तो अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम पूछते हैं कि राजस्थान में ऐसा कौन सा जिला है जिसमें एक भी नदी नहीं है। ऑप्शन है जोधपुर, जैसलमेर, चूरू और झुंझुनू। क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए।